चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने कल पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियां, और राष्ट्रपति की शक्तियां में बहुत सारी चीजें अभी छूट गई थी क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा था और क्लास का टाइम भी हो गया था, इसलिए छूट गया था। तो राष्ट्रपति की शक्तियां में हम लोग मंत्रिमंडल की शक्ति पढ़ लिए थे, सैन्य शक्ति पढ़ लिए थे, और स्वविवेक की शक्ति पढ़ लिए थे, और हम लोगों ने न्यायिक शक्ति पढ़ लिया था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को समाधान है, अनुच्छेद 72 है और 143 में एससी और हाई कोर्ट से सलाह लेने की क्या है राष्ट्रपति के पास अधिकार है। ये मैंने करा दिया था। कुछ अधिकार बचे हुए हैं, जैसे देखो आप अनुच्छेद 123 पढ़े होंगे, अध्यादेश। क्या बोला जाता है इसे? अध्यादेश। अर्थात अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और अन्य अध्यादेश किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 123। अध्यादेश में क्या होता है? कोई भी आपातकाल स्थिति है और उस समय अगर कानून बनाने की जरूरत है तो उस समय राष्ट्रपति महोदय क्या जारी कर देंगे? अध्यादेश। और सभी लोग आएंगे और तुरंत बैठ के क्या बना दिया जाएगा? कानून वगैरह बना दिया जाएगा। ये अध्यादेश में होता है। आया बात समझ में? अगली बात, अनुच्छेद 108 क्या होता है? अनुच्छेद 108 में होता है संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन। मेरे प्यारे बच्चों, ये संयुक्त बैठक क्या होती है? इस स्थिति में जैसे मान लो कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो कानून बनता है तो सबसे पहले लोकसभा में जाता है और उसके बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। या पहले राज्यसभा में आएगा और फिर कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। इस स्थिति में बनाने में समय ज्यादा लगती है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास अधिकार है अनुच्छेद 108 के तहत वो दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को क्या कर सकता है? एक ही साथ बैठा देगा और दोनों को साथ ही में चर्चा कराएगा और वहीं पे कानून को क्या करा लेगा? पास करा लेगा। जब कम समय में कानून बनाना होगा तो वो क्या करेगा? संयुक्त बैठक कराएगा। अगली बात, राष्ट्रपति के पास क्या है? संसद का सत्र बुलाना। संसद का सत्र बुलाना आप लोग पढ़े होंगे भैया, मानसून सत्र, बजट सत्र वगैरह पढ़े हैं ना आप लोग। संसद का सत्र बुलाना किसके पास अधिकार है? राष्ट्रपति के पास है। और संसद का सत्र को भंग करना भी किसका अधिकार है? राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार है। अगला मैंने बताया था आप लोगों को वीटो पावर। क्या बताया था? वीटो पावर एक राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत शक्ति है। ये वीटो पावर क्या होता है, जरा इस बात को समझते हैं भैया। वीटो पावर एक, जैसे मान लो कि कोई भी कानून बनता है ना, तो सबसे पहले जाएगा या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। अगर राज्यसभा में बनेगा तो किसके पास जाएगा? लोकसभा। अगर लोकसभा में बनेगा तो किसके पास जाएगा? राज्यसभा। और दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से उसको पास कर देगा तो वो कानून किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, मतलब कानून बन जाएगा, वो चीज बन जाएगी कानून। क्योंकि अभी तो सदन में था ना, जब तक राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं करेंगे तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। अब इस चीज में एक राष्ट्रपति के पास पावर दिया गया है। यदि कोई कानून पास हो जाता है, कानून पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, तो वो जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति महोदय चाहें तो उसको विचार विमर्श के लिए वापस भेज दें कि भैया देखिए आप लोग इस पे एक बार विचार विमर्श करिए, हमें ठीक नहीं लग रहा है कानून। तो लोकसभा और राज्यसभा फिर से उस पे क्या करेगी? विचार विमर्श करेगी। या तो उस कानून को राष्ट्रपति महोदय क्या कर दें? पास कर दें, या तो उनके पास एक पावर दिया गया है 111 के तहत वीटो पावर। ये वीटो पावर के तहत इसे बोला जाता है पॉकेट वीटो। क्या बोला जाता है? पॉकेट वीटो। मतलब वो कागज जो आएगा, मतलब जो पत्र आएगा, वो चाहे तो उसको फाड़ के फेंक दे और चाहे तो उसको जेबा में रख लें। ये इनके पास क्या है? अधिकार है। मतलब उस कानून को पास न करने का इनके पास क्या है? अधिकार है। ये कौन सा पावर दिया गया है? 111 के तहत वीटो पावर दिया गया है। अनुच्छेद 111 में किसका वर्णन है? वीटो पावर का। बाकी भैया देखो, कुछ विधेयक होते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे धन विधेयक, सुने होंगे नाम। ये देखो धन विधेयक जो होता है ना, यह एक ऐसा विधेयक होता है कि इसी में राष्ट्रपति की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जब धन विधेयक पास किया जाता है ना, तो ये राष्ट्रपति के पहले ही अनुमति ले लिया जाता है। मतलब संसद में पहले ही राष्ट्रपति को पेश कर दिया जाता है कि हम लोग धन विधेयक पास करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति हम लोगों को चाहिए। तो राष्ट्रपति महोदय पहले ही इस पे अनुमति दे देते हैं। तो अब धन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या कर देती है? पास कर देती है। मतलब राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता है केवल धन विधेयक में। बाकी कोई भी विधेयक आएगा, कोई भी कानून आएगा तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पास
नहीं होगा। बस एक ऐसा विधेयक है जो, कौन सा विधेयक है, धन विधेयक, जो धन विधेयक बीच बीच में बजट सत्र आता है ना, पैसा रुपया पास होता रहता है ना, ये धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं पड़ती है। ये केवल लोकसभा और कौन करती है, राज्यसभा करती है। बाकी जितने भी कानून बनाए जाएंगे सब किसके साथ होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो नहीं बनेगा। इतनी बात को समझ लिया आप लोग। बाकी आप लोग सुने होंगे आकस्मिक निधि, क्या सुने होंगे, आकस्मिक निधि। मेरे प्यारे बच्चों, आकस्मिक निधि क्या होती है, जरा बात को समझते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे देश के जितने भी सांसद होते हैं ना, वो अपने फंड से पैसा जमा करते हैं, किसमें, आकस्मिक निधि में। हमारे देश के जितने भी सांसद लोग हैं अपने फंड का पैसा किसमें जमा करते हैं, आकस्मिक निधि में जमा करते हैं। अब होता क्या है कि देश में कभी कभी कहीं बाढ़ आ गई, या जैसे कोरोना आ गया था, या कोई देश पे आपात आ गया, तो उस स्थिति में जो आकस्मिक निधि के लिए पैसा जमा किया गया है ना, उसको पास कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय। मतलब जैसे मान लो बिहार में क्या आ गई, बाढ़ आ गई, और बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, लोग डूबने लगे, मरने लगे। अब वहां पे पैसा की जरूरत है, क्योंकि लोगों को राशन खिलाना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, रहने के लिए जगह देना पड़ेगा, तो वहां पैसा खर्चा होगा ना। तो उस स्थिति में पैसा कहां से आएगा, आकस्मिक निधि से आएगा। कहां से आएगा, आकस्मिक निधि से। लेकिन वो पैसा तो आएगा आकस्मिक निधि से, लेकिन इस पैसा को पास कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन पास करेंगे, राष्ट्रपति महोदय। हालांकि अपने से नहीं करेंगे, लेकिन पास करने का अधिकार इन्हीं के पास है। लेकिन भाई लोकसभा और राज्यसभा मिलकर समर्थन देगी तो राष्ट्रपति महोदय इसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ये सब चीजें हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं, ये सभी किसकी शक्तियां थी, राष्ट्रपति की शक्तियां थी। पिछले दिन मैंने दो आपको छोड़ दिया था, एक राष्ट्रपति का निर्वाचन छोड़ दिया था, और एक मैंने आपको राष्ट्रपति का कोटा छोड़ दिया था। तो आज हम लोग सीख लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग। पिछले दिन मैंने कुछ शक्तियां बताया था और आज मैं कुछ शक्तियां बता दिया हूँ। पूरी तरह से राष्ट्रपति की जो शक्तियां हो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। जब हम लोग धन विधेयक पढ़ेंगे और वित्त विधेयक, तो वहां पे ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। जब मैं ये अनुच्छेद 267 पढ़ा जाएगा तो वहां पे आकस्मिक निधि हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। बस यहाँ पे इसकी नॉर्मल शक्तियां बता दी गई है राष्ट्रपति की। आया बात समझ में, नहीं तो ये डिटेल तो आएगा अनुच्छेद, तो इसको बताया जाएगा। आगे हम लोग बढ़े, बोलिए। चलिए अगला बात हम लोग समझते हैं भैया क्या होता है। अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 54। कौन सा अनुच्छेद था भैया, 54। 53 हो गया ना राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 53 हम लोग पढ़ लिए भैया, राष्ट्रपति की शक्ति। और राष्ट्रपति की शक्ति हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, ये कहानी खत्म हो गई। अनुच्छेद 54 में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या पढ़ेंगे भैया, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो सबसे पहली बात मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति का पद होता है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। और पूरे विश्व में सबसे पहले मौखिक संविधान किसका बना था, ब्रिटेन का बना था। और लिखित संविधान किसका बना था, अमेरिका का बना था। उसी तरह से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किसके संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन है तो पहली बात समझते हैं कि भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात समझते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है भैया, प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष उसे कहा जाता है जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। मतलब जनता जिसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है, डायरेक्ट वोट नहीं करती है, उसे बोला जाता है अप्रत्यक्ष। जैसे आप लोग देखे होंगे प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा का चुनाव से जीत के जाते हैं तो भैया उनको हम लोग खुद वोट मारते हैं ना। तो लोकसभा कैसा वोटिंग हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। विधानसभा विधायक को हम लोग खुद वोट मारते हैं तो वो भी कैसा हो रहा है। लेकिन विधान परिषद को हम लोग वोट मारते हैं, नहीं मारते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग जाते हैं, उपराष्ट्रपति में जाते हैं, राज्यपाल में जाते हैं, तो वो चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। इसका मतलब कि पहली बात कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। अब दूसरी बात हम लोग समझते हैं कि इसके निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। मतलब निर्वाचन में भाग कौन से लेते हैं भैया,
तो निर्वाचन में भाग लेने के लिए, मतलब जैसे आप लोग गांव में सभी लोग 18 से ज्यादा उम्र वाले भाग लेते हैं ना, गांव के प्रधानी चाहे बीडीसी चाहे जो भी विधान सभा वगैरह का लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसी तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं। तो समझना बात को, पहली बात तो जितने भी लोग होंगे सभी वही भाग लेंगे जो निर्वाचित सदस्य होंगे। कौन भाग लेंगे? जैसे समझना, देखो सबसे पहले आएगी लोकसभा। कौन आएगी? लोकसभा। और कौन आएगी भैया? राज्यसभा। और कौन आएगी? विधानसभा। कौन आएगी? और भी आपके बीच में आएगी दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा। इन सभी के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन भाग लेंगे भैया? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, बाकी और कोई भाग इसमें नहीं लेगा। मतलब डायरेक्ट जो वोटिंग करके आया हुआ है, जिसको निर्वाचन करके भेजा गया है, वही इसमें क्या लेगा? भाग लेगा। मतलब मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। जैसे देखो लोकसभा में आपको पता है टोटल कितने सदस्य हैं? 545 है ना। राज्यसभा में 245, अधिकतम 252 तो पढ़े ही होंगे। विधानसभा में, अब जिसे विधानसभा तो बहुत सारी है ना, लेकिन यूपी में विधानसभा कितनी है? 403 है ना। अब देखो दिल्ली एवं पुदुचेरी की भी विधानसभा है, क्योंकि हम देखो अब केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा बना दी गई है। इससे पहले भी हमारा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, वहां से विधानसभा अभी क्या है? बंद है। लेकिन हमारी दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा जारी है, तो यहाँ की विधानसभा क्या लेगी? भाग लेगी। लेकिन सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन सदस्य भाग लेंगे? निर्वाचित। अब देखो कौन कौन भाग नहीं लेगा। अब देखो आप पढ़े होंगे कि सर जी राज्यसभा में 12 गो सदस्य कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करते हैं ना 12 गो सदस्य मनोनीत। तो ये मनोनीत सदस्य भाग, पहले क्या होता था कि लोकसभा में 2 गो एग्लो इंडियन को ले जाता था। एग्लो इंडियन, हालांकि अब सरकार ने इसे क्या कर दिया है? हटा दिया, संशोधन पारित करके इनको खत्म कर दिया। तो भैया 2 गो एग्लो इंडियन ये भी निर्वाचित नहीं होते थे, तो इनको भी भाग नहीं लेना था। विधानसभा में भी एग्लो इंडियन होता था। विधानसभा में भी एग्लो क्या होता था? एग्लो इंडियन। इसकी भी कहानी अब क्या कर दी गई है? खत्म कर दी गई है। बाकी आपको पता है दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा से चुने हुए लोग आएंगे। अब देखो आप कहेंगे कि सर जी पहली बात तो हम बोल दिए हैं कि निर्वाचित लोग भाग लेंगे, तो कौन लोग भाग नहीं लेंगे? जो मनोनीत होंगे। जैसे लोकसभा में 2 गो एग्लो इंडियन थे, राज्यसभा में 12 गो क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे, जिनको राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत कर देता है। और हमारी विधानसभा से हमारे उत्तर प्रदेश में एक तो है एग्लो इंडियन, हालांकि उसको अभी क्या कर दिया गया है? सरकार ने संशोधन कर दिया है, हटा दिया है, लेकिन पहले होता था। तो इन लोगों को संविधान सभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेना था। अब इन लोगों को भाग क्यों नहीं लेना था? अब मान लो राष्ट्रपति जिसको 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे, तो भैया वो जिसको कहेंगे उसी को नोटवाई मारेंगे, क्योंकि वो खुदे मनोनीत कर रहे हैं। तो इसलिए बोलेगा कि नहीं भैया ये लोग भाग नहीं लेंगे। हाँ बैठक में भाग लेंगे, लेकिन वोट देने का इनके पास अधिकार नहीं है। ये वोट नहीं दे पाए, क्योंकि ये कैसे हैं? मनोनीत है। इतनी बात को समझ गए। अब आप इतनी बात अगर समझ गए तो आप बोलेंगे कि सर जी ठीक है, तब तो लोकसभा से कितने सदस्य आएंगे? 543, 545 में से 2 एग्लो इंडियन थे, तो ये लोकसभा से कितने आ जाएंगे? 543। और राज्यसभा से कितने आ जाएंगे? 250 न है भैया, और जिसमें से 12 को मनोनीत है, तो कितना हो जाएंगे? 233 ना होंगे, क्योंकि 12 को क्या हो रहे हैं? मनोनीत हो रहे हैं ना। तो 12 को मनोनीत नहीं ना लिया जाएगा। इसका मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर 3 कितना हो जाएगा? 6 और 7 और कितना हो जाएगा? 700। मतलब लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर कितने सदस्य भाग लेंगे? 776। और टोटल विधानसभा के जो सदस्य हैं, पूरे भारत की बात किया जाता है, जो भाग लेते हैं उनकी संख्या है 4120। उनकी संख्या कितनी है भैया? 4120। अर्थात ये सभी लोग कहां भाग लेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और जाके वहां पे क्या करेंगे? वोट मारेंगे। आया बात समझ में? अब देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन तो आप समझ गए कि भैया अप्रत्यक्ष होता है, कौन कौन भाग लेता है। लेकिन आप एक चीज और पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली का मतलब क्या होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक
प्रणाली। मतलब भैया कि जो राष्ट्रपति को वोटिंग करने जाया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली में, इसमें क्या होता है कि एक अनुपात में वोट पड़ता है। मतलब ये नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति को वोट मारे और आप घर चले आए। आप एक अनुपात में क्या करेंगे, सबको वोट देंगे। सबको क्या करेंगे, वोट देंगे। इसी को बोला जाता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक अनुपात में होता है भैया, उसी को बोला जाता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। इतनी बात को समझ गए आप लोग। चलिए, अगर इतनी बात को समझ गए तो अगली कहानी समझते हैं हम लोग। क्योंकि देखो अब होता क्या है कि सांसदों की, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या है, कम है ना, और विधायकों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो इसके लिए निर्वाचन आयोग ने क्या कर दिया, नियम बना दिया कि भैया विधायकों का जो मत होगा और जो विधायकों की वैल्यू होगी उस सांसदों की वैल्यू से क्या कर दी जाएगी, बराबर कर दी जाएगी। क्योंकि देखो विधायक ज्यादा है और सांसद क्या है, कम है। तो सांसद कम है तो एक सांसद का वोट का वैल्यू ज्यादा कर देंगे, मतलब एक सांसद का वोट का वैल्यू ज्यादा कर देंगे, कई वो विधायक के बराबर कर देंगे। तो विधायक और सांसद आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वैल्यू कैसे बराबर की गई राष्ट्रपति के चुनाव में, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखो भैया, बोला गया कि एक एमएलए, देखो एमएलए किसे बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब विधायक जी को क्या बोला जाता है, एमएलए। और एमपी किसको बोला जाता है, सांसद को बोला जाता है। आया बात समझ में। तो देखो सभी लोग देखो, एमएलए क्या होता है, मतलब एक एमएलए बराबर, एक एमएलए बराबर या विधायक बराबर। आया बात समझ में। एक एमएलए या विधायक बराबर क्या होगा भैया, जरा बात को समझते हैं। तो देखो एक एमएलए या विधायक बराबर कैसे बराबर करेंगे, उस राज्य की कुल संख्या, उस राज्य की कुल संख्या। आया बात समझ में। मतलब जिस राज्य का वो क्या है, विधायक है, उस राज्य की कुल संख्या बटा के, राज्य की संख्या का मतलब जनसंख्या की बात की जाए, बटा के कुल विधानसभा सीटें, कुल विधानसभा सीटें गुणे 1 बटा के 1000। आया बात समझ में। मतलब कि उस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसमें विधानसभा की जितने सीटें होंगी उसमें हम भाग कर देंगे और 1 बटा के 1000 से गुणा कर देंगे, तो एक विधायक का क्या निकल जाएगा, मत निकल जाएगा। आया बात समझ में। जैसे मान लो तुम लोगों को समझा देते हैं, जैसे मान लो कोई एक राज्य है, कोई भी राज्य तुम ले लो, हम मान लिए कि वहां पे विधायक, वहां पे विधानसभा की सीट रही होगी 100 को। कितनी सीट रही होगी, 100 को। हम मान लिए कि उस राज्य की जनसंख्या रही होगी 20 करोड़। कितनी रही होगी भैया, 20 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यही आएगा ना भैया। हम गुणे क्या कर देंगे, 1 बटा के 1000। कोई दिक्कत है। चलो अब बोलोगे सर जी 100 से 100 कट गया, 000 से 000 कट गया, मतलब एक विधायक का वैल्यू जो आया कितना आ गया, 2000 आ गया। मतलब एक विधायक का अगर मत पड़ेगा तो कितना वोट पड़ेगा, 2000 पड़ेगा। मतलब एक विधायक की जो वैल्यू है वो कितना के बराबर हो गई, 2000 के बराबर हो गई। अब एमपी की बात किया जाए, मतलब सांसद की बात किया जाए, तो एक सांसद का सीट जो होता है, एक सांसद का जो मत होता है, एक सांसद बराबर बोला गया, क्या बोला गया भैया, एक सांसद का बात का बोला गया कि भैया देखो अब हम लोग किसको बराबर कर लिए हैं, विधायक को ना। तो अब देखो विधायक की वैल्यू, किसकी वैल्यू, विधायक की वैल्यू या विधायक का मत, वैल्यू ही लिख लो यहाँ, बटा के उस राज्य की लोकसभा सीट, लोकसभा सीट मतलब लोकसभा की कितनी सीटें हैं, बस यहाँ पे गुणा उड़ा हम लोगों को नहीं करना। अब देखो विधायक का मत कितना आ गया है, 2000। हम मान लेते हैं कि भैया वहां पे जो सीट रही होगी लोकसभा की कितनी रही होगी, 50। तो 50 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। मतलब एक सांसद की वैल्यू कितने की बराबर हो जाएगी, 40 की, और एक विधायक का बराबर कितना हो जाएगा, 2000। आया बात समझ में। किसी बालक को दिक्कत है, विधायक का वैल्यू कैसे बराबर करना होगा, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा के उस विधानसभा सीटों की संख्या गुणे 1 बटा के 1000।
और सांसद को बराबर करना होगा तो विधायक की कुल वैल्यू बटा के उस राज्य की कुल लोकसभा सीटें गुणे कुछ नहीं करना है, मतलब गुणे में कुछ नहीं रखना है। आया बात समझ में। अगला हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट इसमें और समझना होता है कि जो वोट पड़ता है, वोटिंग क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है। देखो भैया, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग पड़ता है उसको बोला जाता है वरीयता क्रम। क्या बोला जाता है? वरीयता। मतलब यहाँ पे वरीयता दी जाती है कि किसको ज्यादा दी जा रही है, किसको कम दी जा रही है। अब जरा वरीयता क्रम को समझना। जैसे मान लो 3 व्यक्ति चुनाव में खड़े हो गए, राम खड़े हो गए, श्याम खड़े हो गए और एक मान लो रीता खड़ी हो गई। 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो गए? खड़े हो गए। अब खड़े होने के लिए मैंने बताया था कैसे कैसे खड़ा होना है, किसको किसको क्या चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होगा, बताया था आप लोगों को। 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव के दावेदार हो गए। अब इस स्थिति में क्या होगा कि जितने भी विधायक सांसद हैं, जो लोकसभा से हैं, जो राज्यसभा से, जो निर्वाचित सदस्य हैं, सभी लोग भाग लेने जाएंगे। और कहाँ लेने जाएंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में भाग लेने जाएंगे। तो होगा क्या कि मान लो जैसे हम 3-4 व्यक्ति का ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लो एक प्यारे थे, वोट मारने चले गए। एक शीला थी, वोट मारने चली गई। एक बिंदु थी, आईसी की बहन एक इंदु थी। ये 4 लोग वोट मारने के लिए क्या करी? चली गई। देखो, प्यारे को लगा कि हमारे लिए भैया राम, हमारे लिए भैया श्याम अच्छे हैं, तो उनको क्या दे दिया? 1 नंबर दे दिया। अब उसको लगा कि ठीक है, अगर ये नहीं बनते हैं तो चला रितवा हमारे पड़ोसी बात, उसको क्या दे देते हैं? 2 नंबर दे देते हैं। चलो रितवा नहीं बनेगी तो कौन बन जाएंगे? 3 नंबर दे दिया राम को कि यदि पहले नंबर पे श्याम बनेंगे, अगर ये नहीं बनेंगे तो दूसरा नंबर पे रीता बनेगी, नहीं तो तीसरा नंबर पे कौन बनेगा? चलो, अब शीला को भी लगा कि ऐसा करते हैं कि नहीं, हमारे लिए तो भैया राम बढ़िया है, हम पहले किसको बनाना चाहते हैं? राम को। और फिर 2 नंबर देते हैं श्याम को और 3 नंबर दे देते हैं रीता को। फिर उसके बाद बिंदु भी इसी की बहन है, तो भाई बहन बहन सब दोस्ती रहेगा ना इन लोगों में। बिंदु को भी लगा कि नहीं भैया, हम भी किसको वोटिंग करेंगे? राम को। अगर राम नहीं जीतेंगे तो कौन जीतना चाहेंगे? श्याम को। श्याम को दे देगी 2, मतलब राम को देने के बाद बोलेगी ठीक है भैया, हम 2 नंबर दे देते हैं रीता को और 3 नंबर दे देते हैं किसको? श्याम को। फिर इसके बाद इंदु भी गई, इसको भी लगा कि नहीं नहीं, हम भी राम को ही वोट करते हैं, राम को ही दे दिए 1 नंबर। इसको लगा कि नहीं चलो भैया, तब हम 2 नंबर दे देते हैं श्याम को और 3 नंबर दे देते हैं किसको? रीता को। अब देखो, 4 लोग वोट मारने गए और वरीयता क्रम में सबसे ज्यादा वरीयता किसको मिली? 1 नंबर की। मतलब तब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जीत जाएगा? राम जीत जाएंगे। आया बात समझ में। ये होती है वरीयता क्रम। अब मान लो पहला वरीयता क्रम बराबर नहीं होगा तो द्वितीय मतगणना की जाएगी, मतलब कि द्वितीय वरीयता क्रम दिया जाएगा। तो द्वितीय वरीयता क्रम में किसको ज्यादा मिला है? श्याम को मिला है, 2-2 मिला है और इसको भी मिला है, मतलब द्वितीय में कोई नहीं आ रहा, ठीक है ना। मतलब उस हिसाब से वोटिंग पड़ेगा। अगर मान लो तुम सुने होगे कि द्वितीय मतगणना में मात्र एक देश के राष्ट्रपति बने थे जिनका नाम था बीबी गिरी, जो द्वितीय मतगणना में मतलब द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी तो उसमें वो राष्ट्रपति बने थे। बाकी सभी लोग ऐसे ही बन जाते हैं। तो वरीयता क्रम की कहानी समझ गए आप लोग। किसी बालक को दिक्कत नहीं है कि वरीयता कैसे मिल जाती है राष्ट्रपति में। और ये भी जान गए कि भैया राष्ट्रपति को चुनाव जो हो रहा है एक अनुपात में वोट पड़ रहा है, सबको अनुपातिक प्रणाली पड़ रहा है ना, वोट एकल संख्या बड़ी अनुपातिक प्रणाली में। इतनी बात क्लियर हो गए। अगली बात हम लोग समझते हैं भैया कि राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है। अनुच्छेद 55 हम लोग क्या सीखेंगे? अनुच्छेद 55। तो देखो अनुच्छेद 55 क्या होता है भैया? अनुच्छेद 55 में होता है राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति का कोटा। किसी बालक को दिक्कत है? बात नहीं करिए आप लोग। देखो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है। देखो भैया, राष्ट्रपति का जो कोटा होता है ना, वो कहा जाता है कि कुल मत बटा के 2 प्लस 1। मतलब जितना मत है उसका आधा से 1 आपके पास क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि अगर कुल मत 100 है तो उसका आधा कितना आएगा? 50। अब 50 से 1 ज्यादा मतलब कितना होना चाहिए? अगर आपके पास 50% से ज्यादा होगा तो राष्ट्रपति का आप चुनाव क्या करेंगे? जीत जाएंगे। मतलब राष्ट्रपति का जो कोटा होता है कम से कम कितना पाना है आपको? 50%। अगर 50% से 1 ज्यादा आपको मिला तभी आप वोट जीत पाएंगे, नहीं तो 50% में भी चुनाव आप नहीं जीत पाएंगे। अगर 50% से 1 वोट भी आपको ज्यादा मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? चुनाव जीत जाएंगे।
लेकिन और लोगों के चुनाव में क्या होता है कि सबको वोटिंग नहीं दी जाती है, किसी एक व्यक्ति को दी जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो एक वोट सभी से मतलब दूसरा से जिसका उसका कंपटीशन चल रहा उससे एक वोट भी ज्यादा पाएगा तो चुनाव को क्या करेगा, जीत जाएगा। लेकिन भैया इसमें तो सभी को वोट डाला गया ना, तो पूरा वोटवाना पड़ेगा, तो पूरा वोटवा पड़ेगा तो उसको 50% से एक ज्यादा जिसके पास होगा वो चुनाव को क्या करेगा, जीत जाएगा। ये होता है राष्ट्रपति का कोटा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग भाग 5 का 52 से 61 की कहानी सीख लिए, जिसमें राष्ट्रपति का वर्णन था। आगे हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। थैंक यू।